डेमोक्रेसी का असली टेस्ट तब होता है जब सड़कों पर आग लगती है, जब आवाम अपने गुस्से को बांध नहीं पाती और जब सरकारी इमारतें जलकर धुआं बन जाती हैं। नेपाल की सड़कों पर जो कुछ हुआ पिछले 2 दिनों में, उसने पूरे साउथ एशिया को एक आईना दिखा दिया है और उस आईने में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद को देख लिया है। दिल्ली के कोर्टरूम में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जब कहा, "We are proud of our constitution. See what is happening in our neighboring states. Nepal we saw." तो वो सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बल्कि एक भारी पड़ने वाली सियासी और सामाजिक कमेंट्री भी थी। इस वक्त नेपाल में जो जेनजी लेड प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, और बांग्लादेश में पिछले साल जो खून रेजी हुई थी, जिसमें शेख हसीना को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा था, उन दोनों इंसिडेंट्स ने दिखाया है कि अगर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मजबूत नहीं हो तो पूरा राष्ट्र लॉलेसनेस में गिर सकता है। नेपाल में एक छोटी सी चिंगारी, सोशल मीडिया बैन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। सिर्फ 48 आवर्स के अंदर सरकारी दफ्तर जले, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की इमारत को टॉर्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के एक जज ने रोकर कहा, "We are supposed to decide cases by looking at documents and evidence, but nothing remains of them now. These records were decades of hard work. Everything has been destroyed." ये सिर्फ इमारत नहीं थी जो जली, ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, देश के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का बैकबोन और पूरे समाज का ट्रस्ट था जो राख बन गया। जब कोर्ट्स खुद धुआं बन जाए, तब संविधान के पन्ने किस तरह से इंसाफ दिखाएंगे। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब स्टूडेंट लेड रिवोल्ट ने शेख हसीना की कुर्सी हिला दी थी। यस, बांग्लादेश ऑल्सो। जस्टिस विक्रम नाथ ने याद दिलाया कोर्टरूम में 100 से भी ज्यादा लोग मरे थे, प्राइम मिनिस्टर भाग गई और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने पावर संभाली। नेपाल और बांग्लादेश दोनों इंसिडेंट्स में एक कॉमन थ्रेड है। जब इंस्टीट्यूशंस पब्लिक को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, तब आवाम अपना खुद का जस्टिस स्ट्रीट पर तलाशने लगती है। लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग नैरेटिव रखने की कोशिश की। हमारे सिस्टम में फ्लॉज होंगे, लेकिन फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि ऐसी हालत यहाँ नहीं आई। मीनवाइल नेपाल में नए डेवलपमेंट्स ने सबको शुक कर दिया है। एक्स CJI सुशीला कार्की को जेनजी प्रोटेस्टर्स ने इंटरिम लीडर के तौर पर पुश किया है, यानी कि एक रिटायर्ड जज जो आवाम ने अपना पॉलिटिकल सेवियर डिक्लेयर कर दिया। हालांकि अब लगता है कि कुलमान हिसिंग, द इंजीनियर क्रेडिटेड विद सॉल्विंग नेपाल्स पावर क्राइसिस, अब इंटरिम गवर्नमेंट लीड करने वाले हैं हिमालयन नेशन में। पहले एक्स चीफ जस्टिस कार्की को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन प्रोटेस्टर्स के एक फैक्शन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर जजेस को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकता है और वो तो टू ओल्ड है। 73 की एज में उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। ये एक बफर है जो आवाम की फ्रस्ट्रेशन को सड़कों पर वायलेंस में कन्वर्ट होने से रोकता है। जब CJI के ये रिमार्क्स आए तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 एक रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसमें प्रेसिडेंट ने खुद पूछा कि क्या गवर्नर्स और राष्ट्रपति के लिए बिल्स को रोकने की एक डेडलाइन फिक्स की जा सकती है या नहीं। इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डिफेंड करते हुए कहा कि 90% बिल्स 1 महीने में क्लियर हो जाते हैं और 1970 से 2025 तक सिर्फ 20 बिल्स ही रिजर्व किए गए हैं। लेकिन CJI ने स्टैटिस्टिक्स का मैजिक ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए that we cannot take statistics, it will not be fair to them, we did not take their statistic, how can we take yours। ये एक रिमाइंडर था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो रहा हो, तब नंबर से ज्यादा प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं। लेकिन नेपाल का एग्जाम्पल एक लीगल लेंस से देखे तो ये सवाल उठाता है कि क्या सिर्फ पेपर पर लिखा संविधान इनफ है। नेपाल के पास भी एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, 2015 में बना था, जिसने एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को डिफाइन किया। लेकिन जो करप्शन, नेपोटिज्म और गवर्नेंस फेलियर्स वहाँ देखने को मिला है, उन्होंने संविधान को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के छोड़ दिया। जब आवाम के लिए ना जॉब्स हैं, ना एजुकेशन, ना हेल्थ सिस्टम और ऊपर से इंटरनेट बैन हो जाता है, तो फिर संविधान उनके लिए एक डेड लेटर बन जाता है। एक वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल ने भी कहा था, नेपाल्स रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू क्वालिटी जॉब्स एट होम, reinforcing a cycle of lost opportunities। यही साइकिल ने जेनजी को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। और जब एक सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेस्टर्स का टारगेट बन जाए तो मैसेज क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट टूट चुका है। एक यूथ एक्टिविस्ट ने काठमांडू पोस्ट को कहा है, they were already fed up with the country's woeful health and education systems, rampant corruption and nepotism. Many saw no future in the country। यानी प्रोटेस्ट सिर्फ एक इंटरनेट बैन का रिजल्ट नहीं था, ये एक डीपर ब्रेकडाउन था जो संविधान और कोर्ट्स दोनों को इररिलेवेंट बना रहा था। इंडिया के कोर्टरूम में जब जजेस ने नेपाल और बांग्लादेश की मिसाल दी तो वो एक सेल्फ रेगुलेटरी टोन भी था और एक हिडन वार्निंग भी। We are proud of our constitution.
कहना एक प्राइड का एक्सप्रेशन था, लेकिन इसके अंदर वो खौफ भी था कि अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी लिमिट क्रॉस करते रहे, जैसे गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की तरफ से डिलेज, तब इंडिया एक दिन सिमिलर क्योस का सामना कर सकता है। 12 अप्रैल के ऑर्डर में कोर्ट ने गवर्नर के आर्बिट्ररी एक्शन को इलीगल डिक्लेयर करके बोला था कि बिल्स को 30 दिन के अंदर साइन करना ही होगा। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रिपेयर मैकेनिज्म था, लेकिन प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के अंडर इस पे रेफरेंस भेजकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कोर्ट के जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ बचा रहेगा? नेपाल के जले हुए रिकॉर्ड्स और ऐश बैन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के ऊपर घूमता धुआं एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी का सस्टेन करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ट्रस्ट चाहिए। और ट्रस्ट तभी बनता है जब गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस हो और यूथ को जॉब्स और डिग्निटी मिलती हो। ये केस और ये डिबेट इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ एशिया एक इंटरकनेक्टेड रीजन है। नेपाल की आग और बांग्लादेश की खूनरेजी का स्मोक बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया को भी चोक कर सकता है अगर इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरीके से ना करे तो। सीजे गवई ने जब बोला है दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक रिमाइंडर था कि इस प्राइड को मेंटेन करने के लिए सिर्फ जुडिशरी नहीं, सरकार, लेजिस्लेचर दोनों को अकाउंटेबल रहना होगा, वरना कल को इंडिया की सड़कों पर भी वही हो सकता है जो काठमांडू में हुआ, और तब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जलती हुई इमारत बनकर रह जाएगी। ये मोमेंट एक वेकअप कॉल है। एक तरफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस को हैंडल कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जल के खाक हो गया है। एक तरफ इंडिया की जुडिशरी प्राइड से खुद को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ नेपाल की जुडिशरी अपने रिकॉर्ड्स और इमारत को बचाने में फेल हो गई है। दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक स्टेबिलिटी का तो एक कोलैप्स का, और इनके बीच का फर्क सिर्फ गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का है। साउथ एशिया के लिए ये लेसन सिंपल है, संविधान को टेक्स्ट नहीं एक लिविंग रियलिटी बनाकर रखना होगा। इंडिया अभी तक इस टेस्ट में पास है, लेकिन वार्निंग साइंस हर तरफ है। नेपाल के जलते हुए कोर्ट्स और बांग्लादेश के खून से भरे स्ट्रीट्स कहानी सुना रहे हैं कि अगर यूथ को इग्नोर किया, अगर करप्शन को सिस्टम का पार्ट बनाया, अगर इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए एक्सप्लॉइट किया, तो डेमोक्रेसी की आग किसी दिन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। और तब ना तो आर्टिकल 143 के रेफरेंस काम आएंगे और ना ही स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ आवाम का ट्रस्ट बचेगा, और वो या तो कोर्ट्स में इन्वेस्ट होगा या सड़कों की आग में जल जाएगा। अब आपका नेपाल की सिचुएशन पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द अपडेट्स।